गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसके 4 पार्ट हैं दोस्तों। 4 में से मैंने 2 पार्ट यहाँ लिख दिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन के अंदर अपने को कोई 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि दीज आर मेकिंग एपी और नॉट, मतलब कि इस कंडीशन में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बन रही है या नहीं बन रही है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो ध्यान से रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, मतलब हमें हर किलोमीटर के अलग अलग टैक्सी फेयर निकालने हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर बाद, 1 किलोमीटर बाद, 2 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर बाद, इस तरीके से जितना जितना किलोमीटर हम चलते जाएंगे किसी टैक्सी के अंदर बैठ के, तो उसके चार्जेस हमें फाइंड करने हैं। व्हेन द फेयर रुपीज 15 इज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि जब अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जब उसमें बैठ के हम स्टार्ट करेंगे ट्रैवलिंग, तो पहला जो किलोमीटर हम ट्रैवल करेंगे उसके कितने रुपए लगेंगे, हमें 15 रुपए लगेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना दोस्तों कि फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, मैं सॉल्यूशन फर्स्ट बता रहा हूं आपको कि हमें फर्स्ट वैल्यू दे रखी है 15 रुपए। आपको मैंने कल यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं ए या A1। तो जिन लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 5th यूनिट के अलावा बहुत सारी यूनिट्स मैंने 10th क्लास की, 9th की, 11th 12th की बना रखी हैं। जिन लोगों को जरूरत हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, या इस चैनल की आप प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल अरेंज्ड मैनर में। तो हमें यहां क्या कह रहा है कि 15 रुपीज फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो जो पहली वैल्यू है उसको हम बोलते हैं दोस्तों A1। A1 जो है हमारा वो 15 किलोमीटर है, यानी कि इसकी वैल्यू है 15। फर्स्ट वैल्यू जो है वो कितनी है, 15। आगे पढ़िए। एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एडिशनल किलोमीटर का मतलब जितने किलोमीटर आप लगातार चलते जाएंगे, हर किलोमीटर बाद आपके 8 रुपए यानी कि 8 रुपीज जो है वो ऐड होते जाएंगे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास A1 15 है तो A2 कितना होगा, 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए लगे थे ना, प्लस 8 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 8 हो जाएगा तो कितना बनेगा 23। समझ रहे हो बात। पहले के लिए तो 15 रुपए लग गए, दूसरे के लिए कितने लगेंगे 23, यानी कि टोटल आपका क्या हो गया 23 हो गया। समझ में आ गई बात। 2 किलोमीटर की टोटल जर्नी होगी आपकी 23। उसके बाद A3 का मतलब 23 प्लस 8, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 31। इसी तरीके से अगर हम A4 की वैल्यू निकालें तो बेटा 31 में 8 ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 39। अब एक बात को ध्यान से देखिए, मेरे पास A1 की वैल्यू 15, ठीक है, A2 की वैल्यू 23, A3 की वैल्यू है 31 और A4 की वैल्यू है 39। समझ रहे हो, ये 4 वैल्यूज मेरे पास आ गई। मुझे ये बताना है कि ये जो सीरीज है ये AP है या नहीं है, मतलब ये सीरीज जो बनी मेरे पास चारों वैल्यूज की, दिस इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, यानी कि हमें बताना है कि प्रोग्रेशन एरिथमेटिक होगा कि नहीं। तो कल आपको मैंने एक बात बताई थी बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि जो D होता है वो होता है A2 माइनस A1, या D की वैल्यू होती है A3 माइनस A2, या D की वैल्यू होती है A4 माइनस A3। तो मैंने आपको इन शॉर्ट ये बता दिया था कि बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहां D निकालता हूं। D निकालूंगा तो A2 माइनस A1 कर रहा हूं बच्चों। तो देखो 23 माइनस 15 कितना आएगा, 8 आएगा। ऑब्वियस बात है, हमने हर बार 8 ही ऐड किया है तो हर बार 8 ही आएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, D की वैल्यू मैं निकालूंगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना है मेरे पास 31 और A2 कितना है मेरे पास 23, तो D की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8। अब आपको ये बताना था कि दिस इज AP और नॉट, ये हमें बताना था कि ये जो प्रोग्रेशन बन रही है ये एरिथमेटिक है, प्रोग्रेशन है या नहीं है, मतलब ये सीरीज जो है ये AP बनाती है या नहीं। तो अगर आपका D सेम आ रहा है, इफ योर कॉमन डिफरेंस इज सेम, आपका D की वैल्यू हमेशा सेम आ रही है, इसका मतलब आप क्या बना रहे हो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ D की वैल्यू सेम आ रही है, एक बार और निकाल के देख लो D की वैल्यू, D आएगा A4 माइनस A3,
तो बेटा A4 आ गया 39 और A3 आ गया हमारे पास 31, तो ये बन गया 8। तो देखो हर बार D की जो वैल्यू है सेम आ रही है, 8 8 और 8, इसका मतलब D सेम है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इज AP। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में रीड करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, थोड़ा सा टफ है सेकंड पार्ट, थोड़ा सा ध्यान से देखना। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, हमारे को क्या देखना है, कोई सिलेंडर है उसमें कितनी एयर प्रेजेंट है। हम सबसे पहले वही लेट कर लेते हैं कि स्टार्टिंग जो उसमें एयर थी, स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ एयर, जब मैं यहां लिख दिया स्टार्टिंग अमाउंट ऑफ एयर, इसका मतलब दोस्तों ये है कि A1 वो मैंने लेट कर लिया x, लेट क्या कर लिया x, यानी कि स्टार्टिंग में किसी सिलेंडर में जो एयर है ना वो कितनी है, x है, मैंने ये लेट कर लिया। अब आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, मतलब हर बार जो एयर पंप है ना, वैक्यूम पंप है, क्या करता है 1/4 ऑफ एयर हर बार क्या करता है, रिमूव कर देता है। 1/4 ऑफ एयर हर बार क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। देखो A1 आपका x है, तो कुछ टाइम बाद 1/4 ऑफ जो टोटल एयर है उसका 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देखो A2 जो आएगा, A2 यही आएगा, एयर पहले ये थी, कुछ टाइम बाद इस एयर का 1/4 पार्ट रिमूव हो गया। जब रिमूव होगा तो इसमें से क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा। ध्यान से देखना, ये x क्या थी, पहले वाली एयर, और इसमें से 1/4 पार्ट रिमूव हो गया। इसका आप एलसीएम ले लो या फिर x कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। 1 - 1/4, ये क्या बन गया आपका 3/4x। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, A2 की, ये किसकी वैल्यू है, A2 की, और ये किसकी वैल्यू है, A1 की। अब आपको एक वैल्यू और निकालनी है, A3 निकालनी है। अब आपके सिलेंडर में कितनी एयर है मुझे ये बताइए। स्टार्टिंग में सिलेंडर में एयर कितनी थी, x, अब सिलेंडर में एयर कितनी है, 3/4x, क्योंकि 1/4 पार्ट तो रिमूव हो गया ना। अब जो नया 1/4 पार्ट रिमूव होगा ना वो रिमेनिंग वाले का होगा, यहां वर्ड लिखा हुआ है रिमेनिंग इन द सिलेंडर, यानी कि अब जितना बच गया ना एयर, जितनी एयर बच गई उसका 1/4 पार्ट रिमूव होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अब एयर कितनी है भाई, 3/4x, ये एयर इतनी प्रेजेंट है, इसका 1/4 पार्ट रिमूव होगा, यानी कि माइनस करेंगे 1/4 ऑफ 3/4x। समझ रहे हो बात, तो यही 3/4x कॉमन ले लो। देखो ये 3/4, ये 3/4x आपका कॉमन आ रहा है, यहां लिख लीजिए 3/4x आपका कॉमन आ जाएगा, यहां से कुछ नहीं बचेगा, यहां से बचेगा 1, यानी कि सबका मालिक 1, माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 3/4x पहले से पड़ा है, और ये सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 बनेगा, यानी कि बनेगा 9/16x। ये आपके पास क्या आ गया, A3। बस अपने को अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, अब अपने यहीं चेक कर लेंगे। चेक हमें क्या करना है दोस्तों, हमें चेक करना है वैल्यू ऑफ D। अब D का फर्स्ट फॉर्मूला लगाया मैंने, A2 - A1, A2 - A1 के लिए D निकाल लूंगा, फिर मैं D निकाल लूंगा A3 - A2 के लिए। अगर D सेम आ गया तो ये AP होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, और अगर D सेम नहीं आया तो इसका मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो D की वैल्यू A2 कितना है हमारा, देखो 3/4x, माइनस A1 कितना है हमारे पास, x, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 3/4 - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा -1/4x। क्या बनेगा, -1/4। तो एक बार D हमारा ये आया है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना, ये वैल्यू किसकी है, D की। अब दूसरी D की वैल्यू भी सेम आनी चाहिए। D का फॉर्मूला मैंने लगाया बेटा A3 - A2, ये वाला A3 - A2, कोई सा भी लगा सकते हो आप। A3 - A2 लगाया, A3 की वैल्यू ये रही 9/16x माइनस A2, मतलब A2 कितना 3/4x। तो कॉमन क्या आ रहा है, 3 ऊपर से कॉमन आ रहा है, 4 नीचे से कॉमन आ रहा है, और x कॉमन आ रहा है, तो 3/4x मेरा कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा क्या मेरे पास, 3/4x जब कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 3/4 - 1, ये बचेगा। तो यहां से इस ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा मेरे पास -1/4। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये बचेगा मेरे पास -1/4, तो 3/4x पहले से पड़ा है ये वाला, और यहां से बचेगा इनटू में -1/4, ये बन गया -3/16x। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई दोस्तों, D की। अब थोड़ा ध्यान से देखो,
जो मैंने पहले डी निकाला था वो आया था -1/4x, अब मैंने डी निकाला ये आया -3/16x, तो डी की वैल्यू अलग अलग आ गई। इसका मतलब जो सेकंड पार्ट है दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी, नॉट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, एंड दिस इज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट पार्ट आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सेकंड पार्ट आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स वेरी इजी, थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है कि जब हम किसी वेल को डग करते हैं, यानी कि उसको खोदते हैं, वहां से मिट्टी निकालते हैं, तो एवरी मीटर जो चेंज आता है वो क्या आता है, देखो, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, यानी कि पहले जो कॉस्ट आती है, पहले 1 मीटर को डग करने की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है हमें, ₹150। 1 मीटर को डग करने की कॉस्ट कितनी दे रखी है, फर्स्ट मीटर को डग करने की कॉस्ट दे रखी है ₹150। उसके बाद राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसका मतलब जैसे जैसे आप और नीचे डग करते जाएंगे, उसको खोदते जाएंगे वेल को, तो हर मीटर की जो कॉस्ट है वो 50-50 रुपए बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब 1 मीटर की कॉस्ट 150 है, सेकेंड मीटर की कॉस्ट 50 रुपए बढ़ा दो तो कितनी हो जाएगी, 200 रुपए हो जाएगी, थर्ड वाले की 250 हो जाएगी, है ना, फोर्थ वाले की क्या हो जाएगी, 300, हर बार 50-50 रुपए बढ़ रही है। तो अपने को बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये एपी बनाती है या नहीं, यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो ध्यान से देखो, 150, 200, 250, 300, अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो आप देखते ही कह सकते हो कि यस दिस इज एपी। लेकिन जिनकी प्रैक्टिस नहीं है उनको बता देता हूं, आपको क्या करना है, डी निकालना है A2 - A1 करके, ठीक है। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, A2 - A1, 200 - 150, तो डी आ गया आपका ₹50। डी कितना आ गया, ₹50, ठीक है। फिर हम दोबारा डी की वैल्यू निकालते हैं, डी आएगा A3 - A2, फॉर्मूला लगाया हमने A3 - A2। तो बेटा A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस इज 250, A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस इज 200, तो डी की वैल्यू अगेन क्या आ गई, ₹50। तो मैंने आपको पहले 2 पार्ट्स में भी यही बताया कि अगर आपकी डी की वैल्यू सेम आती है, इफ यू आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ डी सेम अगेन एंड अगेन, तो द गिवन स्टेटमेंट विल फॉर्म एन एपी। अगर आपकी डी की वैल्यू सेम आती है तो इसका मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या बनाएगी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगी। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड पार्ट हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों पार्ट नंबर 4 करते हैं हम। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है फोर्थ पार्ट, ध्यान से देखना। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, अकाउंट ऑफ मनी in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट है, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो आप लोगों ने अगर 7th 8th में इंटरेस्ट पढ़ भी रखा है तो भी ठीक है, और नहीं भी पढ़ रखा तो भी ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल यहां बताने वाला हूं दोस्तों। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखो, जो भी इंटरेस्ट होगा वो 2 तरीके का होता है, या तो सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1 साल में जो अमाउंट जुड़ती है ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, वो अगले साल उसी स्टार्टिंग अमाउंट पे जुड़ती है। आपको बता देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हमारे पास स्टार्टिंग अमाउंट कितनी है, 10,000 रुपीज। स्टार्टिंग अमाउंट हमारे पास 10,000 है, तो इसका सॉल्यूशन के अंदर हम A1 कितना लिख सकते हैं, 10,000 रुपए लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। A1 कितना लिख सकते हैं हम, 10,000 रुपए। अब कह रहे हैं 8% ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है 8% कंपाउंड। इसका मतलब ध्यान से देखिए, जो A2 होगा ना, 10,000 तो था ही था पहले अकाउंट में, 10,000 तो पहले था,
इस 10,000 का 8%, 10,000 का 8% आपको फाइंड करना है और वो चीज यहां ऐड हो जाएगी। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये अमाउंट पहले ही थी हमारे पास। दूसरे साल की वैल्यू निकालने के लिए जो 8% पर एनम का मतलब पर ईयर, एक साल का ब्याज। 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखा रहा हूं तुम्हें। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा लेकिन कौन से फॉर्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। ध्यान से देखना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल यहां कितना है 10,000, यानी कि जितनी अमाउंट स्टार्टिंग की थी। रेट यहां कितनी है 8%, टी यहां पे है 1 ईयर। देखो एक साल बाद ही तो दूसरा साल आएगा, तो यहां टी की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई में 1 लगा दो चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको थोड़ा सॉल्व करें, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, ये 100 बचा। 100 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10,000 ये वाला प्लस 800 वो वाला, कितना बन गया 10,800। तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू किसकी आई, A2 की। हमारे पास A1 कितना 10,000, हमारे पास A2 कितना 10,800। अब जो बात है वो समझाने वाली है A3। देखो जब भी हमें A3 निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि अब जो नया ब्याज लगेगा वो इस पे लगेगा, ना कि इस पे। स्टार्टिंग अमाउंट पे ब्याज नहीं लगेगा, जो करंट अमाउंट है ना, नई चेंज होने के बाद अमाउंट बनी है उस पे ब्याज लगेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग है। अगर यहीं मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता, क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया होता तो मैं क्या करता दोस्तों, मैं सेम ऐसा मेथड लगाता, ये फॉर्मूला लगाता, लेकिन यहां क्या लिखता 10,000 स्टार्टिंग अमाउंट लिखता। अब मैं क्या लिखूंगा थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूं 10,800 प्लस 10,800 इंटू 8 अपॉन 100। मैंने जो अब ब्याज लगाया है ना, ये इंटरेस्ट है। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, फॉर्मूला वही लगाया। अब जो ब्याज लगेगा वो नई अमाउंट पे लगेगा जो दूसरे साल के बाद अकाउंट में थी। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये आपका 10,800। 108 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 864, यानी कि A3 की जो वैल्यू आएगी बेटा कितनी आएगी, ऐड कर दो इनको, ये 64 यहां आ गया, 8 और 8 होता है 16, ये बन गया 11,664। ये आपकी क्या बन गई, अमाउंट बन गई A3 की। ये 3 साल बाद अमाउंट है, ये 2 साल बाद और ये 1 ईयर बाद। अब अपने को क्या चेक करना है कि दिस इज AP और नॉट। हमें क्या चेक करना है कि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो कैसे चेक होगा, सिंपल सी बात है, आपको बताया हुआ है, D चेक करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस A1 कर लो, 800 माइनस 10,800 माइनस 10,000 कर दो, कितना आया 800। पहला D आया आपका 800, सिंपल सी बात है, ब्याज 800 आया था। दूसरा D आपका आएगा, ये चेक कर लेते हैं, D आएगा आपका A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास 11,664, A2 हमारे पास 10,800। तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसमें से इसको माइनस कर दो, 864 आ जाएगा। तो ये D आया। अब देखो ये D और ये D कॉमन डिफरेंस तो नहीं है ना, डिफरेंस है लेकिन कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब सेम नहीं है। अगर ये डिफरेंस सेम आता देन हम कह सकते थे कि गिवन कंडीशन में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो अभी तक हमने 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। उसमें हमने ये चेक किया है दोस्तों कि कंडीशन में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती कैसे है। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ही क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है D की वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी। हमने सिर्फ ये चेक किया है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो चारों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों।